एवरीवन, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऐप पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तारेंद्र बेले इस समय पर आप लोगों से मुलाकात करता हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस में जो पॉलिटी है, जो राज्य व्यवस्था है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, सभी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, सभी के ऊपर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। और दिन ब दिन हम लोग चर्चा करते भी है। हमारे पुराने अगर लेक्चरों को देखें तो हम लोग पूरी तरह से चर्चा करके हम लोगों ने देखा कि कैसे संविधान सभा की मांग उठी, कैसे कैबिनेट मिशन आया, कैसे कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया और कैसे उस संविधान सभा ने एक संविधान का निर्माण कर दिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में उस संविधान सभा ने क्या किया? लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, लगभग 64 लाख रुपए के खर्चे के साथ। कब? 26 नवंबर 1949 को वो पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया और उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू कर दिया गया। क्यों 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, इसके पीछे का तर्क भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इस चीज में आप किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, संविधान बन गया, सारी चीजें। देखो, आज की जो क्लास है ना, वो अगर आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखें तो अगर जब एग्जाम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखें, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो वो अगर अब आप देखोगे कि अगर एग्जाम का लेवल अगर बहुत ज्यादा टफ होता है ना, जब वो ऊट पटांग क्वेश्चन या यूपीएससी लेवल के अगर वो क्वेश्चन या हम लोग कहें कि उच्च स्तर के अगर वो क्वेश्चन पूछे तो ये क्लास आप लोगों के लिए वो है। लेकिन अगर मेंस के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो भरमार। अगर मैं सीधे सीधे सरल शब्दों में अगर कहूं कि ये क्लास जो है वो मेंस को डेडिकेटेड है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हाँ सर, ये क्लास जो है वो सीधे सीधे जो है वो मेंस को डेडिकेटेड है। और इस मेंस के कंटेंट में से आपके प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी। ये जो क्लास है ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को बनाएगी कि हाँ क्या क्या जो है, क्या क्या समस्याएं। अब देखो क्या क्वेश्चन आएगा पता है आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान सभा कौन सी, जो कैबिनेट मिशन के द्वारा, चुनाव के माध्यम से कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। उसी संविधान सभा को संविधान बनाने में कौन कौन सी चुनौतियां आई, फिर उन चुनौतियों, एक तो ये टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, फिर इन चुनौतियों का समाधान इस संविधान सभा ने कैसे किया। फिर कुछ जो विद्वान हैं, कुछ जो आलोचक हैं, उन्होंने संविधान सभा या इस संविधान सभा की जो है वो आलोचना करी। उन्होंने बताया कि क्या इसमें कमियां हैं, क्या आलोचनाएं हैं। तो ये सारी चीजें देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हमारे जो देश का ये जो संविधान है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है, इस संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इन सभी चीजों के ऊपर आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यही हम लोगों का जो है आज के लेक्चर का टॉपिक होने वाला है और इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इससे पहले की जो क्लासेस है, इससे पहले की जो 5 क्लासेस है वो आप लोगों को क्लियर होंगी। यहां तक क्या कोई समस्या है किसी को? किसी भी? देखो, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ना, तो इन 5 लेक्चरों में जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, इन 5 लेक्चरों में जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, इसमें मैं लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन 3 मार्कर देने वाला हूं मेंस के हिसाब से। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्कर मिलेंगे आपको, और 7 से 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे 11 मार्कर। ये सभी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो अभी थोड़ी ही देर में आप लोगों को चैट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ये आप लोग ना अभी जो जहां पर आप लोग चैट कर रहे हैं, इसी चैट बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा आपको अभी थोड़ी देर में। ठीक है, जैसे ही, हाँ, व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करना है, उस ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन करना है, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ ही देखो, हाँ, और एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, जो लोग आयोग, जैसे मैंने आप लोगों को पता ही है, हाँ, क्या पता है आप लोगों को? अरे यार,
ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ है, मैंने आप लोगों को आयोग YouTube पर पूरे के पूरे कंप्लीट कराए हुए हैं। तो उन्हीं आयोग की पूरी पीडीएफ जो है वो एग्जाम ओरिजिनल्स के टेलीग्राम चैनल पर डल चुकी है। एग्जाम ओरिजिनल्स के टेलीग्राम चैनल पर पूरी की पूरी पीडीएफ, जिसमें सभी आयोग जो क्लास में जो स्लाइडें थी, क्लास में जो प्रेजेंटेशन स्लाइड थी हम लोगों की, उसकी एक पीडीएफ फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके पूरी की पूरी जो है वो एग्जाम ओरिजिनल्स के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है। तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और वहां जाकर अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो मिल जाएगी। थोड़ा सा बोर्ड में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो उसके बाद देख लेते हैं कि क्या समस्या है इसकी। थोड़ा सा अगर सही हो जाए, 2 सेकंड में ना मैं बुला ही लेता हूं सर को। चलिए ठीक है, ऑल गुड। हाँ, ये क्यूआर कोड कैसे हटेगा? अरे यार, बीच क्लास में ये सब क्यों होना है? 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड आप लोग वेट करिए। दुष्यंत सर, चलिए ठीक है, चालू हो गया। हाँ, क्या है? देखो, ठीक है, रिया रिया को याद था कि मैंने आप लोगों से कुछ बोला था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या क्या अंतर होते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को देखो, सावधिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा। ठीक है, देखो इस चीज पे ना पूरी की पूरी हम लोग आधे घंटे का लेक्चर ले सकते हैं। तो इस चीज को अभी आप लोग, मैं चाहता हूं कि 1-2 दिन जो है ना आप लोग इसके ऊपर और रिसर्च करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिसर्च करोगे कि ना कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है, थोड़ा सा आप रिसर्च करिए। संडे के दिन इसके ऊपर हम लोग 15-20 मिनट का लाइव सेशन ले ही लेंगे यूट्यूब पे, और सारी चीजें जो है वो मैं क्लियर आप लोगों को कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तब तक आप लोग सभी लोग जो जो लोग नहीं किए थे वो लोग भी अभी करें। तो आज की क्लास में क्या, हाँ, व्हाट्सएप लिंक आप लोगों को डल जाएगी, वहां से आप लोगों को उसमें ज्वाइन हो जाना है, ताकि ये जो क्लासेस की जो पीडीएफ है, क्लासेस की जो वो है वो आप लोगों को वहां प्रोवाइड कर दी जाए। आयोग की सारी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है एग्जाम ओरिजिनल के टेलीग्राम चैनल पर। जो आयोग मैंने पढ़ाए हुए हैं उनकी सभी की सभी पीडीएफ पूरी, कुछ नहीं बचा, सबका सब उसमें दे दिया गया है। थोड़ा लेट लतीफ आप लोगों को मिला है, लेकिन ऐसी मंशा हम लोगों की थी कि आप लोगों को देना है, लेकिन हम लोग मर्ज नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से मर्ज होने के बाद तुरंत आप लोगों को दे दी गई सारी चीजें। ऑल गुड। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का लेक्चर जो है वो यही है। क्या है आज का लेक्चर हम लोगों का, कि अगर संविधान सभा संविधान सभा ने अगर संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा ने अगर संविधान का निर्माण किया, तो इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी चुनौतियां और कौन कौन सी समस्या आई, ये चीजें हम लोगों को देखना है कि कौन कौन सी चुनौतियां और कौन कौन सी समस्या जो है वो आई। बात यही है, देखो क्या क्या समस्याएं थी इनके सामने, इन समस्याओं को हम लोग देखेंगे कि अलग अलग रूप में कौन कौन सी ये समस्याएं होगी। और समस्या तो आनी ही थी। क्यों समस्या आनी थी? क्योंकि जो संविधान सभा के 389 जो मेंबर थे, उन लोगों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या जिम्मेदारी थी? तो एक बहुत बड़े भूभाग का मतलब अगर आप देखोगे तो उस समय पर भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में थे। तो भारत और पाकिस्तान को मिलाकर जो इतना बड़ा भूभाग था, उस भूभाग के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। प्लस अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग वहां पर थे, अलग अलग समुदाय के लोग वहां पर थे, तो सभी को साथ में लेकर एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था। तो चुनौतियां तो थी। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें कि इस संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, अगर हम उनको देखें, देखो यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है कि एक बहुत बड़े भूखंड, हाँ वाइट कर दूं क्या, चलो ठीक है रेड कर लेते हैं। एक बहुत बड़े भूखंड, विशाल जनसंख्या जितने यहाँ पर रह रहे हैं, इनके लिए एक नई व्यवस्था का निर्णय करना था। संविधान बनाकर एक नई व्यवस्था बनानी थी। बहुसांस्कृतिक राष्ट्र, भारत जैसे बहुसांस्कृतिक राष्ट्र जहां पर अनेक जातियां, अनेक प्रजातियां,
अनेक धर्म, अनेक भाषाएं आदि है, इनके लिए इन सभी को एक सूत्र में मतलब एक संविधान में बांधना बहुत ही अत्यधिक कठिन कार्य था। ये समस्या तो थी ही थी, क्योंकि वही चीज मैंने बताई कि अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और इन सभी को एक धागे के अनुसार चलाना, एक धागा मतलब एक सूत्र के अनुसार चलाना, एक संविधान के अनुसार चलाना एक बहुत बड़ा कठिन काम था, कि ऐसा संविधान बनाना जिसको सभी लोग माने। ठीक है, इन कठिन कामों में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या समस्याएं आई संविधान सभा के सामने, किन बिंदुओं से अगर हम लोग समझना चाहे कि संविधान सभा के सामने कौन कौन सी समस्या आई, तो सबसे पहली समस्या अगर देखने को मिलेगी तो क्या, तो विरोधियों के हितों में समन्वय, जो विरोधी है उनके हितों में समन्वय, एक जो पॉइंट हो गया ये, इनको सभी को हम लोग बहुत अच्छे से आगे वाली स्लाइडों में पढ़ेंगे। तो क्या, विरोधी के हितों में समन्वय मतलब जो भी आपके विरोधी है, जो भी उस समय पर संविधान सभा में जो लोग विरोधी है, ऐसा नहीं कि उनको क्या कर देना है, उनको नेग्लेक्ट कर देना है, ऐसा नहीं, विरोधियों के हितों में समन्वय करना है। विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय मतलब, अब देखो इतना बड़ा देश है तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग यहाँ पर रहते हैं, और उन सभी विचारधाराओं को एक समन्वय मतलब एक, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं समन्वय का मतलब यार इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, किसी को पता है क्या? हाँ, दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित करना। मेरे को हिंदी वर्ड तो याद है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही अच्छा कुछ इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा अब मेरे को जैसे याद आए। तो दोनों के विचारधाराओं के बीच जो है वो समन्वय स्थापित करना। फिर एक समस्या थी कि देसी रियासतों की समस्या, मतलब देसी रियासतें जो थी इनको भारत में शामिल करने की जो समस्या थी, कि भारत में इनको कैसे शामिल करें। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि देसी रियासतें चाहती ही नहीं थी भारत में शामिल होना। देसी रियासतें चाहती थी कि वो स्वतंत्र अपना जो है वो राज चलाए, स्वतंत्र अपना जो है अपनी जो रियासत है वो चलाए, ऐसी। तो इनको शामिल करना एक समस्या थी। फिर सांप्रदायिकता मतलब उस समय पर जो हो रहे दंगे और संविधान के स्वरूप को लेकर समस्या थी, कि संविधान का स्वरूप कैसे इन लोगों को अपनाना है। अल्पसंख्यकों की समस्या थी। अल्पसंख्यकों की समस्या मतलब भाषा के आधार पर जो लोग अल्पसंख्यक थे, या जाति या धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक थे, उनके सामने समस्या ये थी कि उन लोगों के सामने समस्या ये थी कि बहुसंख्यक जो हिंदू है, इस राष्ट्र में जो बहुसंख्यक हिंदू है, वो उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये सारी समस्याएं थी। तो इन्हीं समस्याओं का निदान करना था संविधान सभा को, कि ऐसा संविधान बनाना जिसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के साथ समान व्यवहार किया जाए, इस तरीके की बात। ठीक है, ये था। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, इस चीज को भी समझेंगे। ये भी एक समस्या थी, ये भी सवाल आया था उनके सामने कि केंद्रीकरण को अपनाना चाहिए या विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। इन शब्दों का मतलब भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें संसदीय बनाम अध्यक्षीय प्रणाली, ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि संसदीय प्रणाली क्या होती है और अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है, क्योंकि हाँ, कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एक अच्छा शब्द है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और इक्लोवीरियम बोलते हैं इंग्लिश में। इक्लोवीरियम हम लोग वो बोलते हैं ना कि दोनों जो रिएक्शन है उनके बीच में इक्लोवीरियम हो गया। रसायन की भाषा में, अगर केमिस्ट्री की भाषा में इक्लोवीरियम हम लोग बोलते हैं, तो वो चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसको वो चीजें हो गई। तो संसदीय बनाम अध्यक्षीय प्रणाली, देखो मैंने आप लोगों को पहला दूसरा लेक्चर इसीलिए लिया था क्योंकि बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल होने वाला था। तो यहां पर संसदीय प्रणाली आप लोगों के दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि संसदीय प्रणाली का मतलब उस दिन क्या समझाया था। अध्यक्षीय प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को भी मैं वहां समझा चुका था, इसीलिए समझाया था क्योंकि बार बार इनका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण ये उस समय पे नहीं समझाया था, तो ये मैं आज को आपको समझाऊंगा कि क्या होता है केंद्रीकरण, क्या होता है विकेंद्रीकरण। और अन्य कई ऐसे विवाद स्पद प्रश्न थे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनको लेकर जो समस्याएं आई किसके सामने, संविधान सभा के सामने बहुत सारी समस्याएं आई। ठीक है, तो क्या है सर, क्या है, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जो आई वो आई जो विरोधी है, विरोधी के हितों में समन्वय, विरोधी के हितों में जो है वो कोऑर्डिनेशन आप बोल सकते हैं। समन्वय का मतलब वही है कि इक्विलिब्रियम हम लोगों को ऐसी अवस्था लानी है या कोऑर्डिनेशन करना है। समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा वर्ड लग रहा है इसके लिए मेरे को। ठीक है, तो यही सारी चीजें, क्या सारी चीजें, अब देखो वही सारी चीजें कि परस्पर विरोधी के हितों को समन्वय कायम रखना, ये सारी जो समस्याएं थी कि जितने भी विरोधी लोग हैं, जैसे उस समय पर अगर विरोधियों की बात करें तो
मुस्लिम लीग के लोग, कुछ लोग जो थे मुस्लिम समुदाय के, वो एक नया राष्ट्र चाहते थे, तो उनके बीच में समन्वय बनाना था, उनके बीच समन्वय बनाना था, ऐसी जो है ऐसी व्यवस्था लानी थी कि सब लोग मिलजुल कर रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपस में क्या है, धर्म जाति के आधार पर विभाजित सामाजिक वर्ग, जो भी धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग रूप में विभाजित जो सामाजिक वर्ग है, इनको एक मंच पर लाना, मतलब एक जो है भारत के रूप में एक मंच पर लाना और एक शासन व्यवस्था को स्थापित करना जो इस समाज के वर्गों के लिए स्वीकृत हो। मतलब कि जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, जितने भी अलग अलग जाति, आप खुद भी देखोगे तो भारत में इतनी जाति, इतनी उपजातियां, इतने धर्म है कि इतनी संस्कृति है, इतनी भाषाएं बोली जाती है कि हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, इन सभी को एक सूत्र में पिरोना, एक धागे में बांध कर रखना, एक सूत्र में बांध कर रखना और एक ऐसा शासन चलाना, एक ऐसा शासन चलाना जिससे कि क्या, जिससे कि इन सभी के द्वारा इसको जिसको माना जाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी किसके लिए, संविधान सभा के लिए। और क्या सारी चीजें, विचारधाराएं, विचारधाराओं की अगर बात करें कि अब देखो, अब इतने सारे लोग इस देश में रहते हैं तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं उदारवादी, कुछ लोग रहते हैं समाजवादी, कुछ लोग रहते हैं गांधीवादी। गांधीवादी मतलब गांधी जी के विचारों को मानने वाले गांधीवादी। अगर मैं बात करूं कि गांधी जी के विचार, तो गांधी जी कहते थे कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब शासन की सभी शक्तियां एक ग्रामीण इकाई। विकेंद्रीकरण का मतलब गांधी जी का हमेशा से विचार था कि जो शासन की जो शक्तियां हैं, मतलब एक गांव को शासन की जो है वो शक्तियां दे देनी चाहिए कि उसको अपने गांव के लिए जो भी चीज करनी है उसको स्वतंत्र कर दो। ये कहते थे गांधी जी, विकेंद्रीकरण। तो उनके विचारों को मानने वाले कौन हुए, उनके विचारों को मानने वाले गांधीवादी। मार्क्सवादी समाजवाद और उदारवाद। समाजवाद को अगर आप समझोगे तो समाजवाद कहता है कि इस देश की जितनी भी संपत्ति है वो किसी निजी में नहीं है, मतलब किसी निजी व्यक्ति की नहीं है, वो इस देश में रह रहे सभी नागरिकों की है, ऐसा कहता है समाजवाद। और अगर हम लोग बात करें उदारवाद, तो उदारवाद का मतलब होता है, हाँ उदारवाद ये समझ लो, उदारवाद का मतलब क्या होता है। उदारवाद का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आज आपको चाय की दुकान खोलना है, आज आपको चाय की दुकान खोलना है, तो अगर आपको आपके पास के नगर निगम या आपके पास के जो पुलिस थाना हो या आपके पास का कोई भी चीज है, वहां से अगर आपको चाय की दुकान खोलने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, मतलब हर काम करने के लिए आपको परमिशन लेनी होती है, तो उसको हम उदारवाद नहीं बोलेंगे। उदारवाद का मतलब होता है कि पूरी तरह से स्वतंत्र, मतलब उदारवादी हो गए लोग। मतलब ये है कि अब उस देश में रहने वाले जितने भी नागरिक है वो स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यापार कर सकता है, स्वतंत्र रूप से। मतलब अभी भी कुछ चीजों में है, जैसे अब गन बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना ही लेना होगा, जैसे आपको केमिकल बनाने के लिए लाइसेंस लेना ही लेना होगा, मतलब बहुत सारी चीजें, मेडिसिन बनाने के लिए आपको। लेकिन जो नॉर्मल जो बिजनेस है, जैसे आपको दुकान खोलने के लिए किसी से लाइसेंस नहीं लेना, ये सारी चीजें पहले जो होता था तो बहुत सारा। तो ऐसा कहा जाता है कि उदारवादी, ऐसी जो विचारधारा रखने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं उदारवादी। मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं को अपनाने वाले लोग मार्क्सवादी कहलाते हैं। तो इस देश में बहुत सारी विचारधाराओं के लोग थे, बहुत सारी विचारधाराओं के लोग थे, मतलब गांधीवादी भी थे, उदारवादी भी थे, समाजवादी भी थे, मार्क्सवादी भी थे, और भी कई विचारधाराओं के लोग थे। इन सभी की विचारधाराओं के बीच में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। उत्तरदायी कहां लिखा हुआ है, यहां नहीं लिखा होगा। हाँ, उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूं कि एक उत्तरदायी स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को करने के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए अगर कोई सरकार अपना काम सही टाइम पर कर रही है, जैसे सरकार को बोला गया है कि सही टाइम पर एमपीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराना है, अगर गवर्नमेंट सही टाइम पर एमपीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही तो हम उसे उत्तरदायी नहीं बोलेंगे। ठीक है, उत्तरदायी बहुत मीनिंग निकलते हैं उत्तरदायी के। अगर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो बोलोगे कि उत्तरदायी का मतलब है कि जवाबदेही का मतलब यही है कि किसी भी चीज को लेकर जवाबदेहिता, अगर वो एग्जाम नहीं करवा रहा है तो वो उसके लिए जवाब देगा कि क्यों एग्जाम नहीं हो रहे हैं। कोई भी चीज अगर नहीं हो रही है तो वो उसके लिए जवाब देगा कि क्यों एग्जाम नहीं हो रहे हैं, कोई भी योजना क्यों लागू नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए उत्तरदायी यही है कि वो सरकार उत्तरदायी होगी उसके लिए। ठीक है, उत्तरदायी का मतलब यही है कि क्या होगा,
हाँ, उत्तरदायी का मतलब यही है कि कोई अगर अपना उत्तरदायित्व तो बहुत अच्छे से निभा रहा है तो उसे उत्तरदायी सरकार बोल देंगे। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसका मतलब समझे तो यही है कि अगर कोई सही समय पर कोई चीज नहीं हो रहा है, अगर किसी को कुछ जवाब मांगना है, अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम पिछले 5 सालों से अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए किसको उत्तरदायी ठहराएंगे? तो आप इसके लिए एमपी जो गवर्नमेंट है उसको उत्तरदायी ठहराएंगे कि आप क्यों नहीं करवा रहे हो, आप किससे सवाल जवाब करोगे, तो आप उसी गवर्नमेंट से करोगे। तो यही होता है कि उत्तरदायी का मतलब यही है। ठीक है, देखो आज का ना लेक्चर थोड़ा लेंदी होने वाला है तो मुझे थोड़ा फास्ट फास्ट निपटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब समझ आया कि अलग अलग विचारधाराओं के जो लोग थे उनके बीच जो है वो समन्वय स्थापित करना था। ये जो एक चुनौती थी किसके सामने? संविधान सभा के सामने। देखो ये सभी विचारधारा के जो लोग हैं वो अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार, अपनी अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण के आधार पर नए संविधान का निर्माण करना चाहते थे। इसीलिए इनमें टकराव एवं संघर्ष होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि अब अलग अलग विचारधाराओं के लोग इस देश में रहने वाले अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। तो ये सभी जो अलग अलग सोचते हैं तो ये सभी लोग अपने अलग अलग तरीके से संविधान बनाना चाहते थे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लो तो मैं कहूंगा कि जैसे, हाँ अभी देख लेते हैं, हाँ जैसे मैं कहूंगा कि जैसे प्रवीण है, भूमिका है और चाहत है, रिया है। अगर मैं कहूंगा कि ये सभी अपना अपने एक अलग नोट्स बनाना है, इन सभी को अपने अपने जो है वो अलग एमपीपीएससी के नोट्स बनाने हैं, तो सभी की विचारधारा अलग है, सभी के सोचने की क्षमता अलग है। तो ये सभी लोग जो है वो अपने अलग अलग विचारधाराओं से नोट्स बनाना चाहेंगे। अब इन्हीं में समन्वय करना है। संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो लोग भी अलग अलग विचारधाराओं के थे और ये लोग भी चाहते थे कि उनकी सोच के अनुसार जो है वो संविधान बने, उनके दृष्टिकोण के अनुसार संविधान बने। इसीलिए इनमें टकराव होना तो स्वाभाविक ही था और इन्हीं के बीच संविधान सभा को समन्वय करवाना था। ये एक बहुत बड़ा काम। ठीक है, फिर क्या? देसी रियासत। आजादी के समय लगभग 600 देसी रियासतें, लगभग 600 देसी रियासतें जो थी वो उस समय पर भारत में देशी रियासतें 600 थी। अब सबसे बड़ी जो चुनौती आई ना वो तब आई जब माउंटबेटन ने अपना जो प्लान है, जो भारत विभाजन का जो प्लान है वो जब माउंटबेटन ने रखा सामने और उसमें देसी रियासतों को इतनी स्वतंत्रता दी, उसमें देसी रियासतों को बोला कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो जाइए, आप चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, और आपकी स्वयं की इच्छा है कि आप चाहे तो आप स्वयं को स्वतंत्र रख लीजिए। ये माउंटबेटन प्लान में बोल दिया गया। क्या ऑप्शन दे दिए कि चाहे तो वो भारत में शामिल हो जाए, मेरा मन तो मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं, मतलब मैं अगर एक रियासत हूं तो मैं चाहूं तो भारत में शामिल हो जाऊं, मैं चाहूं तो पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं, या मैं चाहूं तो मैं स्वतंत्र रह जाऊं। ऐसे 3 ऑप्शन मुझे दे दिए और मैक्सिमम जो देसी रियासतें थी वो चाहती थी कि वो स्वतंत्र ही रहे। अब इन देसी रियासतों को भारत में शामिल करना, ये संविधान सभा की बहुत बड़ी चुनौती थी। यही सारी चीजें कि भारत संघ में इन देसी रियासतों को कैसे शामिल किया जाए, ये चुनौतियां हो गई। इसके बाद मैं बोलूं कि सांप्रदायिक एवं संविधान का स्वरूप, सांप्रदायिकता एवं संविधान का स्वरूप। हाँ, सांप्रदायिकता एवं संविधान का स्वरूप मतलब क्या सर? सांप्रदायिकता का मतलब समझाइए। सांप्रदायिकता का मतलब ये है, सांप्रदायिकता अपन बोलते हैं ना, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए मतलब दो समुदायों के बीच वाद विवाद या विरोधाभास की अगर स्थिति आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक दंगे। तो अभी जो सबसे बड़ा जो ये था, ये सांप्रदायिकता और संविधान का जो स्वरूप है ये था। सांप्रदायिकता का मतलब ये मान के चलो कि एक तरफ जो हिंदू वर्ग था वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, ठीक है। और जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब माउंटबेटन ने ऐसा प्लान किया कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होना चाहिए, तो भारत में रह रहे कई ऐसे मुस्लिम वर्ग थे जो भारत में रहना चाहते थे, जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तो उस समय पर संविधान सभा के सामने चुनौतियां आई, क्योंकि 2 लोग खड़े हो गए। एक व्यक्ति, एक जो वर्ग चाहता था, वो चाहता था कि भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहे, वो इस पूरे भारत को
हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और दूसरी ओर ऐसे भी मुसलमान थे जो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे, उनको इस भारत देश से प्रेम था, वो इस भारत देश में ही रहना चाहते थे। तो अब संविधान सभा के सामने चुनौती आई कि इस ये जो विरोधाभास की जो स्थिति बनकर सामने आई, यही सांप्रदायिकता की स्थिति बनकर सामने आई कि एक तरफ जो है हिंदू वर्ग पूरी तरह से भारत जो देश है उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ जो है कुछ मुस्लिम वर्ग, मतलब भारत देश में जो रह रहे हैं मुस्लिम वर्ग या मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, वो भारत में ही रहना चाहते थे, और इस समस्या का समाधान जो है वो संविधान सभा को करना था। तो संविधान सभा को इस समस्या का समाधान करना था। क्या समस्या थी? यही समस्या थी, ठीक है, यही समस्या थी, और यही सांप्रदायिकता की जो समस्या थी। और इसी के तहत संविधान सभा का काम था कि ऐसे संविधान का निर्माण करना, ऐसे संविधान का निर्माण करना जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म का ना हो, ऐसे संविधान का निर्माण करना जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ना बना हो, ऐसे संविधान का निर्माण करना जो केवल किसी एक धर्म के लिए ना बना हो, ऐसे संविधान का निर्माण करना जो हिंदू के लिए भी बना हो, जो मुस्लिम के लिए भी बना हो, जो जैन, पारसी, सिख, बुद्ध सब के लिए बना हो। मतलब इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना था, इस भारत देश के लिए एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण करना था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानना। वही सारी चीजें मैंने बोला ना कि हाँ, वही सारी चीजें लिखी हुई है कि हिंदू धर्म स्थापित करना चाहता था। मुस्लिम बड़ी संख्या में, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी संख्या थी जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी, और इसी का सॉल्यूशन करना था कि हमें एक संविधान को जो है, एक भारत देश को जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जो है भारत देश का निर्माण हमें करना था। तो क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? इस स्लाइड में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, इस स्लाइड में कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को क्लियर नहीं है? हाँ, इस स्लाइड में अगर कोई चीज आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, है ना? ठीक है, ऑल गुड, सब कुछ क्लियर? हाँ, कोई डाउट नहीं है। नो डाउट, ओके। तो इसके बाद और क्या समस्या आई सर सामने? तो अल्पसंख्यकों को लेकर। अल्पसंख्यक का मतलब मैं आप लोगों को बताया था कि जैसे मान के चलो कि भारत की जनसंख्या 100 है, 100 लोग भारत में रह रहे हैं, 100 में से 70 लोग अगर हिंदू है और 30 लोग मुस्लिम हैं, तो जो मुस्लिम हैं वो यहाँ पर अल्पसंख्यक कहलाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान में भी अगर 100 लोग हैं और वहां पर जो है वहां पर 70-80 लोग मुसलमान हैं और 20 लोग जो है वो हिंदू है, तो वहां पर जो हिंदू होंगे वो कैसे होंगे? वहां पर जो रह रहे हैं हिंदू होंगे वो वहां पर अल्पसंख्यक होंगे। मतलब अल्पसंख्यकों का मतलब है कि भारत देश की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से मैक्सिमम जो जनसंख्या है, मैक्सिमम जनसंख्या क्या है? हिंदू है। हिंदू का मतलब है कि भारत में हिंदू जो है वो बहुसंख्यक है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक कौन कौन से हुए? जो कम मात्रा में हमारे देश में है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये लोग जो है वो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है वो अल्पसंख्यक है। तो इन अल्पसंख्यकों के सामने जो समस्या आई कि ये लोग जो है वो सोचने पर ये मजबूर हो गए कि ये जो राष्ट्र है यहाँ पर जो है हिंदू बहुसंख्यक है, और ये लोग हम लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे, ये लोग हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आने वाले समय पर हम लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑब्वियसली है, देखो आप सोच रहे हो भारत इतना प्यारा देश है ना, मुझे मतलब विश्व में सबसे अच्छा अगर कोई देश, वो अलग बात है कि मैं कहीं अभी जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन यार सच में लिटरली अगर देखो तो भारत बहुत अच्छा है। भारत, इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी मैं भारत का नाम लेता हूं तो मैं बोलता हूं हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो हमारा प्यारा भारत है ही, भारत प्यारा है ही, इस बात में कोई समस्या नहीं। तो ऐसा किसी के साथ भी आ सकता है कि वो सोचे कि यार हमारे साथ बाद में भविष्य में क्या होगा। तो ये समस्या थी संविधान सभा के सामने कि इनकी भी समस्याओं का जो है वो समाधान करना था, ठीक है। भय और असुरक्षा महसूस कर रहे थे कि बहुसंख्यक जो समाज है, बहुसंख्यक समाज मतलब जो वहां पर ज्यादा है, वो उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण इनके हितों का संरक्षण। तो संविधान सभा ने इन सब चीजों का सॉल्यूशन कैसे निकाला कि इनको संविधान में संरक्षण, संविधान सभा ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया इनके लिए। ये सारी चीजें इनके समक्ष चुनौतियां थी कि ऐसा संविधान तैयार करे कि अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्य धारा में सहजता से जोड़ सके। मतलब जो
अल्पसंख्यक लोग हैं, वो भी राष्ट्र की जो एक विकास की धारा है, राष्ट्र की जो एक चलने की जो धारा है, उसी धारा में अल्पसंख्यक भी हमारे साथ मिलकर चले, ऐसा समाधान निकालना था संविधान सभा को। ऐसा समाधान निकालना था संविधान सभा को। ये चीज हो गई। और क्या समस्या आई सर? और क्या समस्या आई? तो केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। देखो, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण का मतलब यह है, गांधी जी, मतलब इस देश के राष्ट्रपिता गांधी जी चाहते थे कि इस देश में जो है वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का मतलब है कि इस देश में जितना भी शासन है वो गांवों में बांट दो, एक पंचायतों में बांट दो। मतलब जो भी है, अब उस पंचायत को स्वतंत्र छोड़ दो, वो पंचायत अपने लिए जो करना चाहे, अपने जो पंचायत है उसमें जो भी विकास के काम है वो करना चाहे तो वो पंचायत है, ठीक है। वो तो गांधी जी चाहते थे कि ऐसी विकेंद्रीकरण की जो प्रणाली है वो जो है ये देश अपनाए। लेकिन नेहरू जी और अंबेडकर जी इस मत में गांधी जी से बिल्कुल विरोधाभास में थे, गांधी जी से बिल्कुल विरुद्ध में थे। क्योंकि अंबेडकर जी कहते थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि एक सशक्त और इस समय पर जो भी सामाजिक प्रॉब्लम, इस समय पर जो भी सामाजिक समस्याएं इस देश में हैं, अगर इन समस्याओं से निपटना है और एक देश को सशक्त बनाना है तो एक केंद्रीकृत राष्ट्र की स्थापना करना होगा, एक केंद्रीकृत राष्ट्र का निर्माण करना होगा। मतलब ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना होगा जो एक केंद्र में, शक्तियां जो है वो एक केंद्र में है, और केंद्र से जब शक्तियां आएगी तो सभी को उसको मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मानना ये था, और जो नेहरू जी भी थे वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ इस मत पर जो थे वो सहमत थे, ठीक है। तो इसके बीच का रास्ता कुछ निकालना था, क्योंकि ये भी समस्या है, गांधी जी के जो समर्थक थे वो बहुत ज्यादा थे, तो गांधी जी के समर्थकों को भी नाराज नहीं किया जा सकता था, और अब देश को सर्वोपरि तो रखना ही था, तो केंद्रीकृत शासन को तो अपनाना ही अपनाना था। क्योंकि ये बिल्कुल व्यवहारिक बात थी कि अगर देखो, आप खुद सोच के देखो कि उस समय पर देश आजाद हुआ, 4-5 साल के बाद में गांवों को विकेंद्रीकृत कर दिया, गांवों को शक्तियां दे दी, गांवों को सब कुछ दे दिया। फिर उन गांवों में से कोई एक राजा महाराजा उठेगा, फिर उन गांवों में सेनाएं तैयार होंगी, फिर वो गांव एक रियासत के रूप में बन जाएगा। आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बाबा साहेब अंबेडकर जानते थे, नेहरू जी जानते ही थे, गांधी जी भी जानते थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा अलग थी, गांधी जी चाहते थे कि देश में जो सारी जो चीजें हैं वो गांव तक पहुंचे, गांव तक विकास पहुंचे, सारी चीजें, ठीक है। गांधी जी ऐसा मानते थे। तो इस बीच में भी समन्वय लाना था, क्योंकि गांधी जी के समर्थक जो थे वो बहुत ज्यादा थे, और यही थे, नेहरू जी अंबेडकर जी की बात को भी नहीं टाल सकते थे। इसीलिए जो बीच का एक सॉल्यूशन निकाला, वो बीच का ये सॉल्यूशन निकाला कि केंद्रीकृत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना तो करी ही करी, मतलब जो सभी शक्तियां जो थी वो केंद्र सरकार में तो दी ही दी, साथ में राज्य सरकारों को भी शक्तियां दी, और गांधीवादी मतलब जो गांधीवादी जो विचारधारा को जो फॉलो करते हैं उन लोगों को भी माना। क्योंकि समय समय पर, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बोल दिया गया अनुच्छेद 40 में कि आने वाले समय में विकेंद्रीकरण शासन को लागू किया जाएगा सरकार के द्वारा, समय समय पर जो है वो पंचायतों का गठन किया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को आयोगों में भी बताया है, जब संविधान हम लोग पहुंचेंगे अनुच्छेद 40 तक, वहां पर भी हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें हो गई। तो सशक्त केंद्र का निर्माण भी कर दिया, और साथ ही साथ गांधीवादी विचारधाराओं को भी अपनाया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 40 में बोला कि विकेंद्रीकरण को लागू किया जाएगा आने वाले समय में जब राज्य को लगेगा, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है, ओके, ठीक है। फिर बात आई कि और कहां पर विवाद हुआ और कहां पर समस्या आई संविधान सभा को, तो संविधान सभा को समस्या आई संसदीय प्रणाली अपनाने में और अध्यक्षीय प्रणाली अपनाने में, ठीक है। इन दोनों शासन प्रणालियों में से कौन सी शासन प्रणाली अपनाए, इस बात पर भी बहुत सारी बहस छिड़ी कि कौन सी शासन प्रणाली अपनानी चाहिए, कौन कौन सी चुनौतियां जो संविधान सभा के सामने आई। उनमें से जो एक चुनौती है वो ये भी देखो, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब मैं बता चुका हूं, क्या फिर से एक्सप्लेन करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आपको संसदीय शासन प्रणाली देखना है तो आपको पहला दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, बीच से आओगे तो नहीं जमेगा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करें तो ये भी चीज मैंने बताई, अभी मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊं कि संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है कि कार्यपालिका के द्वारा सभी काम किए जाते हैं, लेकिन जो एक प्रमुख होता है कार्यपालिका का प्रमुख, वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वंशानुगत और एक होता है निर्वाचित। हमारे यहाँ जो है वो निर्वाचित है, आपको सबको पता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि
सभी की सभी कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति है कि उस देश में कौन कौन से काम होने हैं, सभी की सभी शक्ति एक अध्यक्ष मतलब एक जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, उसके अंदर निहित होती है। जैसे अमेरिका, अमेरिका में जो है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, सभी की सभी शक्ति वहां के राष्ट्रपति में निहित है। ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई। अब उस समय पर संविधान सभा में भारत के पास तीन चीजें थी, तीन मॉडल थे। उन तीन मॉडल में से किसी एक मॉडल को चुनना ही चुनना था। कौन कौन से? एक जो था वो इंग्लैंड का संसदीय शासन प्रणाली, इंग्लैंड का। दूसरा जो था अमेरिका का अध्यक्षीय शासन प्रणाली। और तीसरा जो था वो स्विट्जरलैंड की बहुल कार्य प्रणाली, बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका का मतलब आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस विश्व में स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बहुल कार्यपालिका है, इसका उल्लेख है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर कार्यपालिका की सभी शक्तियां, जितनी भी उस देश में क्या काम होना है क्या काम नहीं होना है, ये सभी की सभी जितनी भी शक्तियां हैं वो 7 मंत्रियों में निहित है। 7 मंत्रियों को सभी की सभी शक्तियां है। जब भी इनको निर्णय लेना होता है तो ये 7 लोग बैठते हैं और बहुमत से निर्णय लेते हैं। बहुमत से निर्णय लेते हैं मतलब 4 से 5 लोग जब सहमत हो जाते हैं तब वो निर्णय पास हो जाता है। ऐसी चीजें भी मैंने आप लोगों को बताई थी। क्यों बताई थी? क्या अब आप लोगों को लग रहा है कि वो क्लास इंपॉर्टेंट थी जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी? तो अगर आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्योंकि पॉलिटी में यार शब्द ही है, अगर आपको शब्दों का मीनिंग नहीं पता तो आप लिख नहीं पाओगे सारी चीजें। ये हो गई, ये प्रणाली भारत के सामने थी। और देखो इनमें भी जो थे ना, इनमें भी जो थे कुछ सदस्य जो थे वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाना चाहते थे। क्यों अपनाना चाहते थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली से इस देश का जो विकास है, इस देश की जो विकास की जो गति है वो बहुत तीव्र गति से यह देश जो है वो विकास करेगा। लेकिन कुछ जो सदस्य थे उनका मानना यह था कि हम लोग जो है वो ब्रिटेन के, हाँ, ब्रिटेन के साथ रहकर हम लोगों ने जो है वो संसदीय शासन प्रणाली का काफी अनुभव ले लिया है। काफी अनुभव मतलब हम लोग इस जो प्रणाली है इससे हम लोग परिचित हो चुके हैं। साथ ही साथ ये देश इतने सारे अलग अलग लोगों का देश है, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। तो उनके हिसाब से जो है इस देश के लिए जो सबसे अच्छी शासन प्रणाली होगी वो संसदीय शासन प्रणाली होगी। और इस देश ने संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया। ये सारी चीजें तो है ही, ये सारी चीजें लिखी हुई है। मैं पीडीएफ ऐप पर भी अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी ये डल जाएगी, ठीक है? तो ये वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी चीजें हो गई, हाँ, ये सारी चीजें हो गई। अन्य और कौन कौन से प्रश्न थे सर? और कौन कौन से विवाद थे? और कौन कौन से विवाद थे संविधान सभा के सामने? और कौन कौन सी परेशानियां थी? और कौन कौन सी चीजें थी? तो कौन कौन सी? एक तो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा, हमारे यहाँ का जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत होगा या उसका चुनाव होगा। इस बात को लेकर बहुत मतभेद था, तो हम लोगों ने चुनाव का रास्ता अपनाया। हम लोगों ने नहीं कहा कि हम लोगों के यहाँ कोई राजा महाराजा जैसा कोई होगा और उसी के वंश का जो व्यक्ति है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष बनेगा। तो चुनाव को लेकर बहुत सारी चीजें थी। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बनाने को लेकर बहुत ज्यादा जो थी वो चुनौतियां थी संविधान सभा के सामने। और जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर भी बहुत ज्यादा चुनौतियां थी। ये सभी चुनौतियों को सॉल्व करना था किसको? इन सभी चुनौतियों को जो है वो सॉल्व करना था संविधान सभा को। क्या ये चुनौतियां समझ आई? हाँ, कौन कौन सी चुनौतियां संविधान सभा के सामने थी, क्या आप लोगों को क्लियर है? हाँ, क्योंकि क्लियर है तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? आप लोगों के सामने 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कैसे? सीधे सीधे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा के समक्ष आई कोई 3 चुनौतियों को लिखिए। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए, इन पॉइंटों में से 3 पॉइंट आपको लिखना होगा। कंफर्म? फिर पूछा जाएगा कि 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो वहां पर आपको 6 पॉइंट लिखने होंगे। लेकिन क्या आपको एक्सप्लेन नहीं करना कि गांधी जी ऐसा चाहते थे, नेहरू जी ऐसा चाहते थे, अंबेडकर जी ऐसा चाहते थे, कुछ नहीं करना। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको जो ये पॉइंट मैंने बताया ना, ये, हाँ, क्या चुनौतियां थी? संसदीय बनाम अध्यक्ष प्रणाली को अपनाना, ये चुनौती थी।
ठीक है, ये पॉइंट पॉइंट आपको वहां पर लिखने होंगे। ये जितने भी पॉइंट मैंने, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, ये चुनौती थी, अल्पसंख्यक की समस्याएं थी, देशी रियासतों की विलय की समस्याएं थी, सांप्रदायिक एवं संविधान का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये सभी चुनौतियां थी। ऐसे अगर आप 6 पॉइंट लिख दोगे तो आपका जो है वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आएगा 11 नंबर का क्वेश्चन। फिर आएगा 11 नंबर का क्वेश्चन, और उस 11 नंबर में फिर से वही पूछा जाएगा कि बताइए संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, विस्तृत में चर्चा कीजिए, विस्तृत में चर्चा कीजिए। तब आपको लिखना होगा 8 से 10 पॉइंट आपको लिखना होगा, और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होगा। जो चीजें मैंने बताई ना, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये एक्सप्लेन भी करना होगा। तो ये आप लोगों का हो गया किससे, चुनौतियों से संबंधित। चुनौतियों से संबंधित कौन कौन सी चीजें, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन के साथ 5 नंबर का क्वेश्चन, और 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ 11 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। क्या ये चीजें क्लियर? हाँ, समझ में आया कि कैसे आप लोगों से क्वेश्चन वो पूछ सकता है? हाँ, क्या समझ में आया? ठीक है, क्योंकि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हो, कोई टॉपिक आप पढ़ते हो, तो आपको उससे ये चीजें समझ में आना चाहिए, ये चीजें समझ में आना चाहिए कि उससे क्या आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद हाँ, एक स्लाइड हम लोग आगे बढ़ गए क्या? ठीक है, यहां आ गए हम लोग। अब इतनी सारी समस्याएं थी संविधान सभा के सामने, इतनी सारी समस्याएं थी, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे किया संविधान सभा ने? इन समस्याओं का समाधान कैसे किया? हाँ, यही सारी चीजें। तो क्या क्या चीजें थी, सारी समस्याएं देख ली आप लोग। संविधान सभा के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, और संविधान सभा के सामने अगर समस्याएं थी तो इन समस्याओं का समाधान जो है वो संविधान सभा ने किस प्रकार किया, ये चीजें भी हम लोगों को देखना है। और थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें हम लोग देख लेंगे। और मैं जो भी सारी चीजें बता रहा हूँ कि देखो, इतनी सारी समस्याएं थी, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सहनशीलता के साथ संविधान सभा ने इन सभी समस्याओं का जो है वो समाधान किया। कैसे कैसे? ठीक है, इसके इस समाधान के संदर्भ में एम वी पाइली, एक साहित्यकार एम वी पाइली ने लिखा। क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि संविधान सभा में वाद विवाद को पूरा प्रोत्साहन दिया जाता था। वाद विवाद को पूरा प्रोत्साहन दिया जाता था, मतलब संविधान सभा में अगर किसी मुद्दे पर किसी को अपने पॉइंट रखने हैं, किसी को उसका अच्छा पक्ष बताना है, किसी को उसका बुरा पक्ष बताना है, तो उसका पूरा का पूरा माहौल था कि सब लोगों की बात सुनी जाती थी, सब लोगों की बात अच्छे से सुनी जाती थी और मानी भी जाती थी, ऐसा कहा गया। तो पायली जी ने कहा कि संविधान सभा में वाद विवाद को पूरा प्रोत्साहन मिलता था, आलोचनाओं के प्रति सहनशीलता अपनाई गई। आलोचना मतलब कि अगर कोई आपकी आलोचना करता है, कोई आपकी बुराई करता है, तो उसके प्रति आपके मन में घृणा नहीं, उसके प्रति सहनशीलता, उसको आराम से सुनना। अगर कोई आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना में कुछ अच्छाइयां ढूंढना, इस प्रकार का माहौल हुआ करता था संविधान सभा में। ये बात बोली पायली जी ने। फिर बोला कि लंबे वाद विवाद, लंबे समय तक किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद अगर होता था तो उस वाद विवाद के प्रति असंतोष नहीं दिखाया गया। असंतोष नहीं दिखाया गया मतलब अगर कोई मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर अगर 10 दिन तक अगर उस पर चर्चा चलती है, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये सब क्या चल रहा है, हम लोग इतना ही काम करते रहे क्या, इसी मुद्दे पे बात करते रहे। ऐसा बिहेवियर जो है वो नहीं दिखाया गया। आप समझ रहे हो? हम लोग नहीं कहते कि कोई अगर थोड़ी देर तक अगर लड़ ले हमसे, कोई बहस कर ले तो हम उसको डांट देते हैं कि ये सब क्या कर रही हो, या ये सब क्या कर रहे हो तुम, मैं ऐसे ही करूं क्या, मैं लड़ते ही रहूं क्या, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या,
मेरे पास पढ़ाई लिखाई नहीं क्या, ऐसे हम लोग डांट देते हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसा जो है, ऐसा बिहेवियर वहां पर नहीं देखा गया। वहां पर अगर किसी मुद्दे पर वाद विवाद हो रहा था तो उसको बहुत अच्छे से समझा जाता था। उस वाद विवाद का जो है वो रिजल्ट भले ही कितना भी समय लगे, लेकिन बहुत ही आराम से उसका जो है समस्या का निदान किया जाता था। अपने विचारों को लादने, मतलब अगर देखो अब यहाँ पर कांग्रेस जो थी वो बहुमत में थी। अगर मैं कहता कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो बहुमत में थे, कांग्रेस जो थी वो बहुमत में थी, तो कांग्रेस चाहती तो अपने जो भी विचार थे उसको लाद देती, कांग्रेस जैसा चाहती वैसा संविधान बन सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सभी की बात मानी, उन्होंने सभी की बात सुनी। सब कुछ ऐसा शीघ्रता से कार्य समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा गया कि यार संविधान ही तो बनाना है, 50 दिन में एक क्या कर दें, 50 दिन में एक किताब लिख दें और संविधान निर्माण करें और देश में चुनाव कराएं, सारी चीजें, ऐसा कभी नहीं सोचा गया। और साथ ही साथ एक, हाँ, उन्होंने कहा कि, किसने कहा, पायली जी ने कहा कि यह एक पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिस पर भारत के लोगों को गर्व होना चाहिए। तो कभी भी कोई संविधान सभा पर उंगली उठाए तो उसको सुना देना कि भाई साहब ऐसी ऐसी बातें थी और हमको जो है वो हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए और हमें है, ये सारी चीजें आप लोग सुना देना, ठीक है, ये चीजें सुना देना। और इन जितनी भी समस्या थी, इनका जो निदान है ना, इनका निदान 3 सिद्धांतों के आधार पर किया संविधान सभा ने। कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन सी नीतियां वो थी जिनके आधार पर संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा ने किया कि इनका निर्णय, जो भी समस्याएं थी उनका समाधान किन किन नीतियों के आधार पर किया। तो नीति नंबर 1, नीति नंबर 2 और नीति नंबर 3, ये कौन कौन सी है सर, ये आप पढ़ के भी बता दो। तो सहमति से निर्णय, ये भी समझेंगे कि सहमति से निर्णय क्या है। समायोजन का सिद्धांत तो आप बता चुके हैं सर, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद परिवर्तन के साथ चयन की कला, परिवर्तन के साथ चयन की कला, मतलब देखो सहमति से निर्णय का मतलब ये है, देखो 2 प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, एक तो बहुमत से, एक है सहमति से। संविधान सभा ने पूरी भरपूर कोशिश ये की गई कि जब तक हो सके इतनी कोशिश करी कि सभी जो निर्णय है, सभी अनुच्छेदों के ऊपर निर्णय, संविधान के हर भागों के ऊपर जो निर्णय हो वो सहमति से हो। सहमति का आशय ये है कि संविधान सभा में उपस्थित लगभग सभी के सभी सदस्यों की उस विषय पर, उस अनुच्छेद पर, उस भाग पर, संविधान के उस भाग पर सहमति हो। सहमति का मतलब यही है कि सभी लोग सहमत, और बहुमत का मतलब ये होता है कि अगर 500 लोग संविधान सभा में उपस्थित है, अगर 250 लोगों ने बोल दिया कि हाँ हम सहमत है, तो उसे बोला जाता है कि बहुमत से पास। और सहमति से पास का मतलब होता है कि 500 में से लगभग पूरे का मतलब सब के सब सहमत होना चाहिए। अगर अगर कुछ लोग सहमत नहीं है तो उनको सहमत करने पर राजी करना, मतलब उनको बताना, सारी चीजें एक्सप्लेन करना, उनको सहमत करना, ठीक है। तो इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने ऐसा नहीं कि हाँ कांग्रेस के पास बहुमत है तो कांग्रेस ने बोला कि हमारे पास तो है, आधे से ज्यादा लोग वोट डाल दो और हो गया, ऐसा काम नहीं अपनाया गया। उन्होंने सहमति से निर्णय, सहमति का मतलब समझ गए, सहमति और बहुमत का मतलब समझे। सहमति का मतलब संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे, लगभग सभी मेंबरों की सहमत होना अनिवार्य था, ठीक है। अगर कोई मेंबर उससे सहमत नहीं है, मान के चलो कि अगर 10% 20% मेंबर सहमत नहीं है, तो उस पर बीच का रास्ता निकाला जाता था। और वही जो है वो दूसरा हमारा सिद्धांत है, समायोजन का सिद्धांत। विचारधाराओं में समन्वय नहीं था, अलग अलग प्रकार के जो लोग थे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, उनमें समायोजन का सिद्धांत का मतलब कि समन्वय बनाना। जब सहमति, बिल्कुल 2 अलग अलग जो विरोधी, अलग अलग जब गुट बढ़ गए कि अगर किसी चीज को लेकर अलग अलग विरोधाभास हो गया कि एक गुट चाहता है कि ये चीज होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि गांधी जी चाहते थे कि विकेंद्रीकरण, गांधी जी तो संविधान सभा के मेंबर थे ही नहीं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा के जो लोग, जो गांधी जी को जो गांधी जी के समर्थक थे वो संविधान सभा में थे। तो गांधीवादी विचारधारा के जो लोग थे वो लोग चाहते थे कि देश में विकेंद्रीकरण लागू हो, और अंबेडकर जी और
नेहरू जी चाहते थे कि सशक्त केंद्रीकरण, सशक्त केंद्र सरकार की जो है वो गठन किया जाए, सशक्त केंद्रीकरण को लागू किया जाए। तो ऐसे समय पर जो दो समूह में जब विरोधाभास हो गया तो उस समय पर समायोजन का सिद्धांत निकाला गया। समायोजन का सिद्धांत का मतलब दोनों में समन्वय करके, दोनों में समायोजन का सिद्धांत करके, मतलब समायोजन दोनों में, मतलब आपकी भी बात मान लेते हैं, थोड़ी सी आप हमारी भी बात मान लो, ठीक है। तो सख्त केंद्रीय सरकार का गठन तो किया ही किया, साथ ही साथ बोला गया कि आने वाले समय पर जब सरकार को लगेगा, जब लगेगा कि देश अब बिल्कुल सही है, तब विकेंद्रीकरण को भी लागू कर दिया जाएगा। और हम देखेंगे कि कैसे कैसे विकेंद्रीकरण, ठीक है। सहमत समझ गए, सहमति समझ गए, ऑल गुड, ठीक है। फिर परिवर्तन के साथ चयन की कला। परिवर्तन के साथ चयन की कला का मतलब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान निर्माणकर्ताओं ने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा। 60 देशों के संविधान में से उन चीजों का चयन किया। यहां देखो ना, चयन की कला, चयन करने की कला जो थी ये अपनाई। मतलब उन 60 देशों के संविधान में से उन्हीं अनुच्छेद, उन्हीं प्रक्रियाओं को अपनाया गया जो उस देश में सफल हुई, या मैं कहूं भारत के परिप्रेक्ष्य से वो जो प्रक्रिया थी, वो अनुच्छेद है, वो बहुत कारगर सिद्ध होने वाला था। ऐसे ही अनुच्छेद, और अगर उनमें कुछ बुराइयां हैं तो उन बुराइयों में परिवर्तन, उन बुराइयों में क्या कर दिया गया, उन बुराइयों में परिवर्तन करने के बाद ही देश के संविधान में अपनाया गया ये चीजें। क्या ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? परिवर्तन के साथ चयन मतलब सीधा सीधा वहां से ऐसा उठा कर नहीं ले आए गए। वहां पर, वहां की अगर प्रक्रिया में कुछ दोष थे तो उन दोषों में कुछ परिवर्तन कर दिया और हमारे देश में अपना लिया, हमारे देश के अकॉर्डिंग, कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा होगा, ऐसे अपना लिया। तो ये प्रक्रिया अपनाई गई। समायोजन का सिद्धांत आप लोगों को समझ आ गया। सहमति से निर्णय लेने की बात भी आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। क्या समझ आ गई? ये तीनों सिद्धांत, जिन तीनों सिद्धांत के अनुसार पर संविधान सभा ने उनके सामने आ रही सभी चुनौतियां, उनके सामने आ रही सभी समस्याओं का हल जो है वो इन तीनों सिद्धांत के अनुसार पर निकाल लिया। क्या ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? हाँ, क्लियर होगी तो आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ? वही सारी चीजें यहां पर, वही जो चीजें मैंने समझाई इस स्लाइड में, वही सारी चीजें लिखी हुई है कि संविधान सभा के सदस्यों को इस बात का ज्ञान था, हाँ, संविधान सभा के सदस्यों को इस बात का ज्ञान था कि वो कोई दस्तावेज नहीं बना रहे हैं बल्कि एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए बहुमत से निर्णय नहीं लिया गया। और कैसे निर्णय लिया गया? सहमति से निर्णय लिया गया। ये चीजें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। सहमति से निर्णय का आशय है जहां तक संभव हो सके संविधान में वे ही प्रावधान शामिल किए जाए जिन पर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत हो। अगर कोई भी सदस्य अगर सहमत नहीं हो तो उनको शामिल नहीं किया जाए, ऐसा प्रयास किया गया। सहमति, हाँ, सहमति के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो वो अपनाए गए वो सारी चीजें, ये सारी चीजें देखो, छोटी छोटी चीजें जो चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। हाँ, मतलब अब सहमति से निर्णय लेना है, अगर कोई सहमत नहीं हो रहा है तो उसको भरपूर ग्रुप के लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक ना, हाँ, मैं थोड़ी देर क्लास के एंड होने से पहले आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद आप लोग वो कर लेना, ठीक है। तो सहमति बनाने के ऊपर भी, सहमति का जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करना भी आसान नहीं था, क्योंकि सब लोगों की विचारधारा अलग थी, सबको सहमत करना मुश्किल है। अगर आपको इस चीज में डाउट है तो आप कभी, अगर आप कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आप लोग कभी कॉलेज में खड़े होकर अपनी कोई बात रखना और पूछ लेना कि कौन कौन मुझसे सहमत हो। तो मुश्किल से एक दो हाथ उठेगा। वो भी किसका हाथ उठेगा? या तो आपका कोई जिगरी दोस्त होगा जो पान की टपरी पे आपके साथ बैठता होगा, जो बैठकर पीछे सुट्टा मारता होगा आप लोगों के साथ, वही आदमी आप लोगों के साथ है वो दे सकता है, ठीक है। वही जो है वो आप लोगों का साथ दे सकता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई सहमत होगा। तो अगर जब सहमति नहीं बनती तो बहुत सारे लोग, जब कांग्रेस के विधानमंडल की जब बैठक होती थी तो वहां पर खुलकर वाद विवाद का मौका दिया जाता था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ए.के. अय्यर और आयंगर जैसे लोगों को, जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था, इन लोगों को भी वाद विवाद में बुलाया जाता था। ये सारी चीजें, और क्या चीजें, ये सारी चीजें समितियां बना दी गई थी। ये चीजें मैं आप लोगों को बता ही दिया। जैसे कि जो भी संविधान निर्माण की जितनी भी समितियां थी, इसमें सभी वर्गों को भरपूर जो है वो मौका दिया गया था कि वो लोग वहां शामिल हो पाए। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के पास बहुमत था तो
सभी समितियों में कांग्रेस के सदस्य होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रारूप समिति में सिर्फ एक प्रारूप समिति के सिर्फ 7 सदस्य थे, आपको पता है ना। इन 7 सदस्यों के नाम भी रटवाए थे कल मैंने। तो इन 7 सदस्यों में तो केवल एक जो श्री के.एम. मुंशी थे वही कांग्रेसी थे, बाकी सभी के सभी गैर कांग्रेसी थे। ये बात भी साबित होती है। समायोजन का सिद्धांत मैंने बता दिया, जब आपस में न बने, विरोधी जब हो जाए, तो ये सारी चीजें, जैसे अगर समायोजन का सिद्धांत कहां कहां पर अपनाया गया उसके कुछ उदाहरण अगर आप लोगों को देखना है तो ये देखो कहां कहां पर विरोधाभास आया। तो संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के बीच में बहुत सारा विवाद आया कि संघात्मक व्यवस्था होनी चाहिए कि एकात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था भी मैं आप लोगों को बता चुका था, बताया था कि नहीं बताया था। संघात्मक और एकात्मक का मतलब क्या होता है ये बताया था ना मैंने। एकात्मक का मतलब होता है कि जितनी भी शक्तियां है, कानून बनाने की जितनी भी शक्तियां है, वो सभी की सभी केंद्र में निहित हो। पूरी की पूरी शक्तियां अगर केंद्र में निहित हो तो ऐसे शासन को बोला जाता है एकात्मक शासन। और संघात्मक शासन का मतलब होता है कि केंद्र के पास भी समान शक्तियां हो और राज्य के पास भी समान शक्तियां हो, दोनों के पास बराबर बराबर शक्तियां हो, तो ऐसी व्यवस्था को बोला जाता है संघात्मक शासन। तो ऐसे में कुछ लोग चाह रहे थे कि हमारे देश में संघात्मक शासन हो और कुछ बोल रहे थे कि एकात्मक शासन हो, तो इसके बीच में भी समन्वय करना था। तो हमारे देश में अपनाया गया क्या, एकात्मक की तरफ झुका हुआ समन्वय शासन। समन्वय शासन, हाँ, संघात्मक शासन, एकात्मक की तरफ झुकाव वाला संघात्मक शासन। इसका मतलब है कि हमने संघात्मक शासन तो अपनाया, मतलब राज्य और केंद्र के पास शक्तियों का जो है वो बंटवारा तो कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे देश का जो शासन व्यवस्था थी उसका झुकाव हमने एकात्मक की तरह ही किया, एकात्मक की तरफ ही किया। कि मतलब जब भी विरोधाभास की स्थिति आएगी तो अधिक शक्तिशाली जो है वो केंद्र को माना जाएगा ऐसा प्रावधान किया। मतलब जो लोग संघात्मक चाहते थे उनको भी खुश कर दिया, जो लोग एकात्मक चाहते थे उनको भी खुश कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर एकात्मक शासन मतलब केंद्र को अधिक शक्तिशाली बताया गया। ये सारी चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें और कहा, और गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाने में और राष्ट्रमंडल की सदस्यता, ये सारी चीजों के ऊपर भी डिस्कशन होगा। केंद्रीय शासन और पंचायती व्यवस्था, ये चीज बताया ना मैं आपको, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भी इस सिद्धांत का उपयोग किया गया था। मैंने बताया था यहाँ पर गांधी जी अड़े हुए थे, गांधीवादी अड़े हुए थे। यहाँ पर कौन अड़े हुए थे, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद परिवर्तन के साथ चयन की कला, ये चीज भी मैंने आप लोगों को बता दी कि कुछ कुछ चीजें जो है वो बदल कर जो है वो अप्लाई कर दी गई। हाँ, तो देखो 1 घंटा तो हो गया है, एक ये टॉपिक बचा हुआ है। हाँ, अगर आप लोग 15-20 मिनट मुझे और झेल सकते हो तो ये टॉपिक मैं आप लोगों को और निपटा के जाना चाहता हूं, नहीं तो फिर कल के क्लास में देखेंगे, जैसा आप लोग चाहे। ठीक है, अगर आप लोग थक गए हैं तो मैं क्लास को यहीं एंड कर दूंगा, किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों का भी कीमती समय न बर्बाद करूं। आप क्या बर्बाद करोगे सर हमारा समय? हमारे पास क्या चीजों की कमी है समय बर्बाद करने के लिए? जल्दी बताओ। भूमिका, चाहत, रिया, प्रवीण, क्या क्लास को यही एंड करूं? कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ओके, भूमिका, आप क्या चाहते हो? ठीक है, वैसे मैं बहुमत में आ गया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने कहा कि कंटिन्यू करिए सर, कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। ओके, चाहत ने भी कह दिया कि सर कंटिन्यू करिए। ठीक है चाहत, तो ये सारी चीजें आई। हाँ, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें समझ में आई होगी कि क्या क्या समस्याएं जो है वो संविधान सभा के सामने आई और संविधान सभा ने किस प्रकार से इन समस्याओं का जो है वो समाधान किया। ये चीजें आप लोगों के सामने क्लियर होगी। अब जो है, अब देखो संविधान सभा का गठन तो हुआ, समस्याएं जो थी वो तो थी ही थी।
समस्याएं जो थी वो तो थी ही थी, लेकिन संविधान सभा के गठन, संविधान सभा को जो गठन किया, संविधान सभा का गठन और प्रकृति की, संविधान सभा की कैसी प्रकृति थी, ठीक है, इस पर बहुत सारे लोगों को आपत्तियां थी, बहुत सारे लोगों को आपत्तियां थी, बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना करी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना करी। यही आपत्तियां, यही आलोचनाओं को हम लोगों को देखना है कि कौन कौन सी आपत्तियां उठाई गई, कौन कौन सी इस संविधान सभा की आलोचना, कौन कौन सी जो है इस संविधान सभा के गठन से संबंधित आलोचनाएं की गई। तो इसी चीज को हम लोगों को देखना है। क्यों देखना है? क्यों देखना है? क्योंकि भर भर के मेंस में क्वेश्चन आए हैं, भर भर के एमपीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आए हैं, साथ ही साथ प्री में भी आपको एक आध दो फैक्ट मिल ही जाने, ठीक है। तो ये चीजें भर भर के एमपीपीएससी के मेंस में आए हैं। मैं हर क्वेश्चन के साथ क्या क्या जो मुद्दे उठे उनको उनके आंसर के साथ आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें अब देखो, कैबिनेट मिशन, हाँ, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन तो कर दिया गया था, संविधान सभा का गठन कर दिया गया और संविधान कैबिनेट मिशन के अनुसार ही चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया। और उसी संविधान सभा ने क्या किया? उसी संविधान सभा ने इस देश के संविधान का निर्माण किया। कई लोगों ने आपत्तियां उठाई, कई लोगों ने आलोचना करी। वही चीजें हम लोगों को देखना है कि कुछ विद्वानों ने, जो विधानविद है, संविधान के गठन और उसकी प्रकृति को लेकर अनेक आपत्तियां दर्ज करी और इन्हीं आपत्ति और आलोचनाओं को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? तो सबसे पहली आपत्ति, ठीक है, सबसे पहले आपत्ति ये थी कि संविधान सभा की संप्रभुता को लेकर, संविधान सभा की संप्रभुता, चलो संप्रभुता का मतलब मैंने इतनी बार क्लास में बताया हूं, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर आप लोग संप्रभुता का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं, जब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से संप्रभुता का मतलब लिखिए कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है। तो जो क्वेश्चन उठा कि संप्रभुता, संविधान सभा की संप्रभुता को लेकर एक प्रश्न उठा, और क्या क्वेश्चन उठा कि क्या संविधान सभा को संप्रभु संपन्न संस्था माना जाए या संप्रभु संस्था नहीं माना जाए। मेंस का आपका क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो संप्रभुता का मतलब जल्दी से बताइएगा, है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है, लगभग सही बात है कि किसी से किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं, हम किसी के अधीन नहीं, ठीक है। तो जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसी के साथ ही संविधान सभा की संप्रभुता को लेकर जो है वो सवाल उठना स्टार्ट हो गए। और ऐसा ही सवाल ब्रिटिश संसद में विंस्टन चर्चिल जी के द्वारा उठाया गया। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल, हाँ, चर्चिल जी, ब्रिटिश संसद में ये विंस्टन चर्चिल जी के द्वारा संविधान सभा में ऐसा ही एक सवाल जो है वो उठाया गया। और किस चीज को लेकर ये सवाल उठा था? तो वो इनकी संप्रभुता को लेकर जो है वो ऐसा सवाल उठा। और साथ ही साथ जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट के जो सदस्य थे जिनका नाम था एम जैकर, हाँ ये रहा नाम, एम जैकर, नाम ही ढूंढ रहा था मैं। संविधान सभा के सदस्य एम जैकर जी के द्वारा भी यह सवाल उठाया गया कि क्या संविधान सभा जो है वो संप्रभु है या नहीं है। संप्रभु है, संप्रभु का मतलब होता है कि किसी भी अन्य देश के अधीन न होना या उस संविधान सभा का गठन किसी और के दबाव में न हुआ हो। तब एम जैकर जी जो है वो देते हैं क्या, अपना पक्ष रखते हैं। और एम जैकर जी पक्ष रखते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते ही है कि कैबिनेट, जो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। और कैबिनेट मिशन जो था वो किसके अधीन था? कैबिनेट मिशन जो था वो केंद्र सरकार क्यों, वो ब्रिटेन सरकार के अधीन था। आप लोग भी जानते हैं क्योंकि कैबिनेट मिशन में जो व्यक्ति 3 आए थे वो ब्रिटेन सरकार के 3 मंत्री थी। कौन कौन? सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 जो व्यक्ति थे ये ब्रिटेन सरकार के ही मंत्री थे। और एम जैकर साहब ने जो है वो सवाल उठाया कि देखो
संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर हुआ है, कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ है। और कैबिनेट मिशन जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम कर रही थी। इसका मतलब ये है कि जो संविधान सभा है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो इंग्लैंड की जो सरकार है उसके अधीन है। तो हम इसे कैसे संप्रभु मान ले? बात बिल्कुल सही भी है। क्या ये बात सही है? मतलब आजाद नहीं, ये तो ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत ही एक संविधान सभा थी। तो हम कैसे मान ले कि इस संविधान सभा के द्वारा जो बनाया गया संविधान है, जो संविधान बनाया जाएगा वो एक संप्रभु संविधान होगा, या उस संविधान में किसी भी प्रकार से जो इंग्लैंड सरकार है, जो ब्रिटेन की सरकार है, उसका किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं होगा। हम ऐसा कैसे मान ले? ऐसी बात उठाई एम जैकर साहब ने। एम जैकर साहब का नाम मैंने एक बार और लिया था। हाँ, क्लास में अगर आप लोग हैं तो मुझे बताइए कि मैंने एम जैकर साहब का नाम कब लिया था। हाँ, एम जैकर साहब का नाम मैंने कब लिया था। अब आप बोलोगे कि ये सर कैसे ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं? भाई साहब, ये कांग्रेस के ही सदस्य है, संविधान सभा में कांग्रेस के ही सदस्य है, अगर आप लोगों को याद होगा। हाँ, चाहत कह रही, हाँ सर नाम लिया तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। जब याद नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने आप लोगों को जब बताया था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पहले बंगाल से संविधान सभा में आए थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो बाबा साहेब अंबेडकर वाला जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया, और बाबा साहेब अंबेडकर जी वहां की सीट छोड़कर फिर पूना की जो संसदीय सीट थी वहां से संविधान सभा में आए। और क्यों आ पाए? क्योंकि पूना की जो सीट थी वो एम जैकर साहब ने खाली करी, और एम जैकर साहब जी के खाली करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में वापस आ पाए। क्या ये चीजें क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो एम आर जैकर साहब ने ये सारी जो है वो सवाल उठाए। लेकिन हाँ, ये सारे सवाल तो सही है ना? जैकर साहब ने जो सवाल उठाया, क्या ये सही है या गलत है? आप लोगों को क्या लगता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एम जैकर साहब ने जो सवाल उठाए क्या वो सही है या गलत है? हाँ, गुड। प्रवीण कह रहे हैं पूना, बिल्कुल सही। पूना से इन लोगों ने सीट खाली, जो जैकर साहब थे उन्होंने सीट खाली करी थी, उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे वो इस सीट पर आए थे। हाँ, तो मैं जो आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एम जैकर साहब जो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया है वो संप्रभु नहीं होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने भी एक सही पक्ष रखा, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, ब्रिटिश संसद के अधीन एक संस्था थी, तो उसको कैसे संप्रभु माना जा सकता है? आप लोग क्या ये सोच पा रहे हैं? ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीजें और ये सारे जो क्वेश्चंस थे और यही सारी चीजें, ठीक है। तो अधिकांश संविधान सभा के जो मेंबर थे ये इस बात, जैकर साहब के जो इस दृष्टिकोण है इससे सहमत नहीं थे कि नहीं। और इसके बाद जब ये सवाल उठने लगे तो संविधान सभा में, हाँ बिल्कुल, मे भी, ठीक है, सही है, सवाल तो है, ऑब्वियसली है यार, सवाल तो है, उठना ही चाहिए ऐसी सारी चीजें, अपने मन में जो भी सवाल आए। तो बहुत सारे जो सदस्य थे वो इस बात से सहमत नहीं थे, और संविधान सभा ने अपने संप्रभु होने का जो है, संविधान सभा ने जो है वो अपने संप्रभु होने का परिचय भी दिया। कैसे परिचय दिया? तो सबसे पहला काम जो संविधान सभा ने किया कि एक प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या प्रस्ताव पारित कर दिया? अपनी संविधान सभा से एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो भी संविधान सभा का गठन किया है इसका विघटन कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्रिटिश हुकूमत अगर बोले कि संविधान सभा को समाप्त कर दो, संविधान सभा का विघटन कर दो, तो ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। तो कब होगा सर संविधान सभा का विघटन, कैसा होगा? तो इस संविधान सभा ने कहा कि संविधान सभा का विघटन तभी होगा जब इस सदन में बैठे हुए लोग, जब इस संविधान सभा में बैठे हुए लोगों में से दो तिहाई लोग मतलब दो तिहाई लोग जो है वो इस बात पर सहमत हो जाए कि हाँ,
इस सदन का जो है वो विघटन कर देना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही 2/3 लोग इस बोलेंगे कि सदन का विघटन कर देना चाहिए, तब ही जाके इस सदन का विघटन किया जाएगा। ऐसा एक प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया, ऐसा एक प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया 2/3 बहुमत से ही। विघटन, विघटन का मतलब संविधान सभा को समाप्त करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। फिर और क्या बोला, और क्या बोला, और क्या बोला कि देखो, और क्या बोला कि संविधान सभा में जो भी कार्य संचालन होगा, संविधान सभा में जितने भी कार्य होंगे, वो संविधान सभा में जितने भी कार्य होंगे वो किस पर होंगे, उन सभी कार्यों की जो शक्ति है वो उस संविधान सभा के अध्यक्ष को दे दी कि अध्यक्ष जैसा चाहेगा संविधान सभा में वैसा ही काम होगा। ठीक है, और उस समय पर अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सारी शक्तियां दे दी कि संविधान सभा की जितनी भी कार्य संचालन है वो किसको दे दी, सभापति को दे दी। ये ऐसे 2 प्रस्ताव पारित करे और इन 2 प्रस्तावों के साथ संविधान सभा ने ये साबित कर दिया कि जो संविधान सभा है, हाँ हाँ बिल्कुल, प्रवीण कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही लिखा है आपने कि ऐसा स्टेटमेंट अगर लिखकर आ जाएगा कि संविधान सभा का वह कौन सा व्यक्ति था, यह संविधान सभा के संप्रभु होने पर किस व्यक्ति ने यह स्टेटमेंट बोला था। जो एम जयकर साहब का जो स्टेटमेंट है, ये देखो एम जयकर साहब का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला था कि ये देखो, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया तथा इस योजना में जो ब्रिटिश संसद के अधीन है, अतः इसे कैसे संप्रभु माने, ऐसा स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए संविधान सभा के कौन से मेंबर के द्वारा ऐसा क्वेश्चन उठाया गया था, तो ऑप्शन में हो सकता है आपको जयकर साहब मिले। हाँ बिल्कुल, प्री में क्वेश्चन बन सकता है, मैं समझ गया था आपकी भावनाएं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं प्रवीण, मैं समझ गया था। और बहुत अच्छा है कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन उठाया कि हाँ सर इससे प्री में क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर प्री में क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई और इसी के साथ सभापति को सारी दे दी शक्तियां, और यहीं पर जो है वो संविधान सभा ने अपने संप्रभु होने का, यहीं पर जो है संविधान सभा ने अपने संप्रभु होने का जो है वो परिचय दे दिया। देखो चलो ठीक है, एक आप लोगों ने एक जो देख लिया, एक आप लोगों ने जो आलोचना थी संविधान सभा की वो देख ली क्या कि संविधान सभा को संप्रभु कहा जाना चाहिए। क्या भारत की संविधान निर्माता जो सभा थी, संविधान निर्माण करने वाली जो सभा थी, क्या वो संप्रभु थी? इस चीज का जवाब आप लोगों ने देख लिया। किसने क्या क्या चीजें बोली वो सारी चीजें भी देख ली। आप लोगों से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिप्पणी कीजिए कि भारत की संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी, या आलोचना कीजिए कि भारत की संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं थी। तो आप लोगों को दोनों पक्ष में तर्क देने होते हैं, दोनों पक्ष में तर्क देने होते हैं कि अगर आप उसको बोल रहे हो कि संप्रभु संस्था नहीं थी तो उसके तर्क दो, और संप्रभु संस्था थी तो उसके भी तर्क दो। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 11 नंबर में पूछा जा सकता है कि आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इसका मतलब यह है कि आलोचना भी कीजिए और फिर उसका जवाब भी बताइए। समझ रहे हैं? तो 11 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। आप लोग कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा 5 नंबर में, कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए। ये आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। या लिखिएगा कि संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए या नहीं, इसकी आलोचना करिए। देखो तर्क तो पॉजिटिव देने होंगे, अगर हाँ तर्क जो है वो पॉजिटिव देने होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी, तो उसमें आपको पॉजिटिव चीजें ही बताना है कि क्यों संप्रभु संस्था थी। आपको ये नहीं बताना कि जयकर साहब ने ये बोला या वेस्टर्न चर्चिल ने ऐसा बोला, ये सारी चीजें नहीं बताना। आपको सिर्फ ये तर्क देना है कि हाँ संविधान सभा जो थी वो संप्रभु संस्था थी और क्यों थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी, आलोचना कीजिए,
तब आपको उल्टे तर्क देना है, आप लोगों को बताना है कि ऐसा ऐसा था, जयकर साहब ने ऐसा बोला, तो क्या हम लोग इसको कैसे जो है वो संप्रभु संस्था माने। तो डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में उसको नेगेटिव चीजें लेनी होगी तो लिखा रहेगा आलोचनात्मक तर्क कीजिए या आलोचना कीजिए, ठीक है। सारी चीजें देखो, और भी ऐसे 8-10 क्वेश्चन हैं, 8-10 ऐसी आलोचनाएं हैं जो संविधान सभा को लेकर संविधान सभा में कई विद्वानों ने ऐसी आलोचना की है, लेकिन आज के लेक्चर में वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन है। ये चीज मैं समझ रहा हूं, क्योंकि स्लाइडें तो ठीक है मान के चलो, लेकिन उसको डिस्कशन करना ना बहुत ज्यादा है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखेंगे, ये एक क्वेश्चन तो हो गया आपका, 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे और होंगे, उनको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान के स्रोत कौन। देखो अभी हम लोगों का जो टॉपिक बचा है वो संविधान की विशेषता, कि हमारे देश का अगर संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और उसके बाद एक संविधान का स्रोत वाला टॉपिक होगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को दे दूंगा ढेर सारे क्वेश्चंस जिन पर आप लोगों को करना होगा प्रैक्टिस, ठीक है। 2 सेकंड आप लोग बने रहिए, मैं व्हाट्सएप के लिंक देने की कोशिश करता हूं आपको, है ना। हाँ, व्हाट्सएप के लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, आप लोग बने रहिएगा, फिर हम इसी के साथ जो क्लास है उसको एंड करेंगे। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट है इस क्लास से रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं सीधे सीधे। दुष्यंत सर, हाँ कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, है ना। व्हाट्सएप के लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग जुड़ जाइएगा, उसके बाद ही आप लोग क्लास छोड़िएगा, है ना। तब तक आप बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट है। हाँ, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए चैट बॉक्स देखिए, आप सभी लोग अपना चैट बॉक्स देखिए, क्या यहां पर आप लोगों को व्हाट्सएप की लिंक मिली है। हाँ, इस पर क्लिक करिए, अगर आप व्हाट्सएप में ऐड हो जाते हैं तो यस सर करके लिख दीजिए मुझे, उसके बाद हम लोग जो है वो क्लास एंड कर देंगे, कोई समस्या नहीं। आप ये ग्रुप देखिएगा प्रवीण, है ना, भूमिका, चाहत, रिया, इस ग्रुप को आप लोग ऐड कर दीजिएगा, यहीं पर आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, है ना। कोशिश करेंगे टेलीग्राम पर भी मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी इमीडिएटली अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को ग्रुप को ऐड करना होगा। ऐड हो जा रहे हो, अगर लिंक काम कर रही है तो हाँ सर लिख दीजिए कि लिंक काम कर रही है, हम लोग ग्रुप में ऐड हो पा रहे हैं, है ना। सारी चीजें ऑल गुड। सर लिंक पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, ओके। क्लिक नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। हाँ चलिए, कुछ हो सकता है, कुछ टेक्निकल इशू होगा। एक काम करिएगा, आप लोग एक काम करिएगा, एग्जाम ओरिजिनल्स का जो नंबर है उस पर हाई लिखकर भेज दीजिएगा। उस पर हाई लिखकर भेजने के बाद सर को बोल दीजिएगा कि सर हमें जो है वो ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वो कर देंगे। लिंक शायद काम नहीं कर रही होगी, एक्सपायर हो गई होगी लिंक, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें भी मैंने प्रोवाइड करी थी, तो वहां के लोग जो है वो ऐड हो गए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। कैसी लगी आप सभी को क्लास, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे, और आपकी और मेरी मुलाकात जो है वो एग्जाम ओरिजिनल्स के इस प्लेटफॉर्म पर यूं ही चलती रहेगी। हमारा जो कारवा है वो यूं ही चलता रहेगा, और बहुत ही जल्द हम लोग एमपीपीएससी को जो है वो पार कर देंगे, एमपीपीएससी को पार कर देंगे। इसी तरह से छोटे छोटे कदमों के साथ दिन ब दिन हम लोग मिलते रहेंगे, और धीरे धीरे हम लोग जो है वो सारी तैयारी हम लोगों की
करते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगली क्लास हम लोगों की कल होगी, और तब तक के लिए मुझे आप सभी लोगों से विदा लेना होगा, क्योंकि मुझे भी जाकर बहुत सारे काम करने हैं, खाना खाना है, बहुत सारी चीजें, आप लोगों को भी बहुत सारे काम करने होंगे। तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। फिर से मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।